Assalamu alaikum. Today, today's topic is malnutrition and meal planning. We will discuss one by one. First of all, what is malnutrition? हम जानेंगे इसके बारे में कि malnutrition कहते किसे हैं. तो diet is very important for us, and it affects our health. If we are not taking diet properly, then there will be malnutrition. And you can say in this way that consumption of non-optimal quantities of food, either in excess, यानी जितनी आपको रिक्वायर है, जितनी मुनासिब मिकदार होनी चाहिए फ़ूड की, तो उसको अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, टू टाइप्स हैं, इधर इन एक्सेस और इधर इन डेफिशिएंट फॉर्म. फॉर एग्ज़ाम्पल बिलो द बॉडी रिक्वायरमेंट, अगर आप उसको ज़्यादती में ले रहे हो या आप उसको डेफिशिएंसी में ले रहे हो, मतलब डेफिशिएंट फॉर्म में ले रहे हो, कम मिकदार में ले रहे हैं, तो और बॉडी रिक्वायरमेंट जो है वो कुछ और है, तो ये कंडीशन जो है वो मैल न्यूट्रिशन की तरफ लेके जाती है हमें. इसकी डेफिनेशन को ज़रा अच्छी तरह से ज़हन में बिठाइए. मैं रिपीट करती हूँ कि कंजप्शन ऑफ नॉन ऑप्टिमल क्वांटिटीज़ ऑफ फूड either in excess or below the body requirements over a prolonged period may lead to malnutrition. कि ये जो सिचुएशन है जिसमें हम एक्सेस में या लेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं लेते, जिसकी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, वो नहीं लेते फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम, तो वो सिचुएशन जो है वो हमें मैल न्यूट्रिशन की तरफ ले जाती है. ठीक है ना. यानी किसी चीज़ की ज़्यादती, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फ़ैट ज़्यादा ले रहे हो, कैलोरीज ज़्यादा ले रहे हो, तो आप ओबेसिटी की तरफ आप जाएंगे और वो क्या होगा कि आप ओवरवेट हो जाएंगे. सेम अगर आप में प्रोटीन डेफिशिएंसी है, अगर सपोज़ बच्चों में है प्रोटीन डेफिशिएंसी, तो ये सिचुएशन अंडर न्यूट्रिशन कहलाएगी और इसकी जो बीमारी है उसको हम क्वेशरकोर कहेंगे. यानी प्रोटीन की इसमें कमी हो रही है. तो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए जब हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते, जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं वो हम प्रॉपर मिकदार में नहीं ले रहे, मतलब हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, तो ये सिचुएशन मैल न्यूट्रिशन की तरफ ले जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस ओवर न्यूट्रिशन. ओवर न्यूट्रिशन इज़ कॉमन इन वेल टू डू फैमिलीज़, यानी जो लोग काफ़ी खुशहाल हैं, जिनका स्टेटस बहुत अच्छा है, तो अक्सर वो ओवर न्यूट्रिशन की तरफ जा रहे होते हैं. उनके बच्चे भी आप देखें कि वो ओबेसिटी की तरफ जा रहे होते हैं, यानी उनकी सिचुएशन ऐसी होती है कि वो हेल्दी लुक नहीं देते, बल्कि मोटापे की तरफ दिखाई देते हैं, मोटे दिखाई देते हैं. तो ये जो है ओवर न्यूट्रिशन, इसमें क्या होगा कि एक्सेस में आप कोई न्यूट्रिएंट ले रहे हो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, एंड डूइंग वेरी लिटिल फिज़िकल वर्क. और इसमें लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं होता, लैक ऑफ नॉलेज होता है न्यूट्रिशन का, ग़िज़ाइयत का. जो ग़िज़ा वो खा रहे होते हैं उसके बारे में तो उन्हें इतना पता नहीं होता. जैसे अगर बच्चे आजकल देखें तो वो ज़्यादा जंक फूड ले रहे हैं. अब जंक फूड की ग़िज़ाइयत का उन्हें नॉलेज नहीं है कि ये हमें क्या एनर्जी दे रही है, आया ये हमें बीमार कर रही है या हमें हेल्दी बना रही है. तो ज़ाहिर है जंक फूड्स हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं. कभी कभार लेने में तो इतना मुज़ायका नहीं है, यानी महीने में एक दफ़ा या महीने के बाद इस तरह से आप ले सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे ये अनहेल्दी एटीट्यूड है. और एक्सेसिव ईटिंग ऑफ, मगर अगर आप देखें फैटी फूड्स हैं या कार्बोहाइड्रेट फूड्स हैं, तो उसमें अंडरस्टूड है कि आपका जो फ़ैट है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और फिर उससे आपको दूसरी बीमारियों भी लगने का ख़तरा होता है. सिमिलरली कंजप्शन ऑफ प्रोटीन रिच फूड, अगर हम प्रोटीन रिच फूड ले रहे हैं ज़्यादा, तो वो आपके कुछ ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट करेगा, लाइक लीवर, किडनीज़.
अमूमन आपने सुना होगा कि किडनी पेशेंट्स को मना किया जाता है कि वो प्रोटीन रिच फूड नहीं लें, मीट का इतना इस्तेमाल नहीं करें, दालें वगैरह। तो रिच में तो ज़ाहिर है मीट ख़ास तौर पे इसमें आएगा, मिल्क है, मीट है। तो दोनों फॉर्म जो हैं, वेजिटेबल फॉर्म और एनिमल सोर्स जो है प्रोटीन का, वो मना किया जाता है। और इससे क्या होगा, इससे रिस्क हो जाता है कि लाइफ टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और इससे इंसान का वो ऑर्गन काम करना फिर छोड़ देता है और डेथ भी वाक़ई हो सकती है। Similarly, if you eat mineral elements in excess form, in excess quantity, और इस पे भी आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा एडवर्स होगा, ना कि अच्छा होगा। किसी भी चीज़ की ज़्यादती सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो किसी भी न्यूट्रिएंट की ज़्यादती जो है, किसी भी ग़िज़ाई जुज़ की ज़्यादती सेहत को नुकसान पहुंचाती है। और अगर हम देखें कि तकरीबन 800 मिलियन पीपल जो हैं वो अंडर न्यूट्रिशन की तरफ जा रहे हैं, यानी पहले हमने ओवर न्यूट्रिशन को देखा, तो उसमें ज़्यादातर यही होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखने को मिलती है, या ये जो वेल टू डू फैमिलीज़ होती हैं उनमें देखने को मिलती है। इसमें ओबेसिटी का इशू सिर्फ ये नहीं होगा, हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं ओवर न्यूट्रिशन को, कि आप किसी भी चीज़ की ज़्यादती ले रहे हैं, किसी भी ग़िज़ाई जुज़ की ज़्यादती ले रहे हैं तो क्या होगा। जहाँ तक बात है अंडर न्यूट्रिशन की, तो मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि तकरीबन 800 मिलियन पीपल जो हैं वो उनको एडुकेट फूड नहीं मिल रहा होता, और तकरीबन 150 मिलियन अगर हम देखें चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years आर मेल नरिश्ड। हम साथ साथ सिनेरियो भी देखेंगे कि ग्लोबली और लोकल सिचुएशन में क्या हमारा लोकली हमारा क्या स्टेटस है, और मेल न्यूट्रिशन की क्या कंडीशन है। तो तकरीबन 150 मिलियन बच्चे जो हैं वो अंडर द एज ऑफ 5 years मेल नरिश्ड हैं, और इसमें तकरीबन 30% चिल्ड्रन जो हैं वो वर्ल्ड में अंडर वेट भी हैं। तो ये सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं है। बहुत से बच्चे जो हैं वो अर्ली ही एज में उनकी डेथ हो जाती है अंडर न्यूट्रिशन नरिश्ड होने की वजह से। अगर हम देखें डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स इन ह्यूमन डाइट, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा अंडर न्यूट्रिशन की कंडीशन मिलेगी, कि अंडर नरिशमेंट हो रही है लोगों में। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी जो है वो ज़्यादातर पुअर फैमिलीज़ में अक्कर होती है, उसमें पाई जाती है, और इसकी जो बीमारी है उसको हम क्वेशरकोर कहते हैं। और ये बच्चों में होती है कि अर्ली एज में ही उनको प्रॉपर उनको ग़िज़ा नहीं मिल रही होती, उनमें प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है, और उसको हम क्वेशरकोर कहते हैं, इस बीमारी को। ऑलमोस्ट 200 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं इन द वर्ल्ड वो इस बीमारी में मुब्तला हैं, और दिस इज़ स्पेशली कॉमन इन द पीरियड ऑफ फ्लड्स, ड्राउट और सिविल वार्स, के जब कहत की फॉर्म में ये ज़्यादा होती है बीमारी, के बच्चों को मुनासिब ग़िज़ा नहीं मिल रही होती, उनको ज़्यादा सही तरीके से मिल्क नहीं मिल रहा होता, और वो ग़िज़ाई अगर मतलब दूध के बाद उनको जो दूसरी ग़िज़ा है, जैसे मीट है या एग है, ये चीज़ें उसको प्रॉपर्ली हम नहीं दे रहे होते, तो ग्रेजुअली बच्चे जो हैं उनमें ये होता है कि उनकी स्टंट ग्रोथ होती है, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। और अक्सर अगर आपको देखने को मिलेगा कि इथियोपिया के बच्चों को आप देखें कि वो कहत ज़दा इलाका है, तो उसमें बच्चों की क्या हालत होती है। इस तरह से अफ्रीका के और भी इलाके हैं, जैसे रवांडा है, और इवन पाकिस्तान में भी सिचुएशन देखने को मिलती है। सिंध और बलूचिस्तान के अगर हम बच्चों को देखें तो वो एक्सट्रीम ड्राउट जो है उसकी फॉर्म में, जैसे लैक ऑफ फूड हो गया, वाटर हो गया, तो डेथ्स वाक़या हो जाती हैं।
अंडर न्यूट्रिशन आपको देखने में मिलेगी द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स भी आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल इफ़ वी सी आयरन डेफिशिएंसी, कि जो आयरन डेफिशिएंसी होगी वो क्या कॉज करेगी, एनीमिया, जिसको हम कहते हैं कि ब्लड डेफिशिएंसी हो गई है, कि जब आयरन बहुत ज़रूरी है ब्लड फॉर्मेशन के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, तो जब वो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बच्चे एनीमिक हो जाएंगे। ज़्यादातर फीमेल्स में और बच्चों में ये कंडीशन देखने को मिलती है। सिमिलरली विटामिन ए डेफिशिएंसी जो है वो भी देखने को मिलती है, और वो क्या कॉज करेगी, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नज़र आना उसमें बंद होता है। इसके अलावा ज़ेरोफ्थेल्मिया की बीमारी भी होती है विटामिन ए की कमी की वजह से, तो ये स्पेशली इफ़ेक्ट करती है नज़र पे। एंड आयोडीन डेफिशिएंसी कॉजेज़ ग्वाइटर, जिसको हम गिलहड़ की बीमारी कहते हैं, और कहा जाता है कि ज़्यादातर हिली एरियाज़ में ये पाई जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैदानी इलाकों में ये नहीं होती। तो आयोडीन डेफिशिएंसी अगर मदर में है तो जो बेबीज़ होंगे उनमें भी मेंटल ग्रोथ नहीं होती उन बच्चों की, उनके नकूश इतने प्रॉपर नहीं होते, उनका कद नहीं बढ़ता, तो ऐसा देखने को मिलता है। और ख़वातीन में जो है वो फिर ग्रेजुअली वो उसका साइज़ बढ़ता है, और मतलब बीमारी जो है बढ़ते बढ़ते फिर उनको सांस के इश्यूज़ और इस तरह के मसले होना शुरू हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इशू है। नाउ डेज़ जिंक डेफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, देखने को नज़र आती है। तो ये जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं इनकी डेफिशिएंसी जो है वो पाकिस्तान में भी है और ओवर द वर्ल्ड भी देखने को नज़र आती है। इसमें अगर हम देखें कि वर्ल्ड वाइड जो है तकरीबन 2 बिलियन पीपल सफ़र फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी and 40 million people from vitamin A deficiency and 2 billion are affected by iodine deficiency. In Pakistan, protein calorie malnutrition affects all areas. Protein calorie malnutrition PCM, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर्म मेल न्यूट्रिशन की, और इसमें एनर्जी भी इतनी नहीं है, इसमें प्रोटीन भी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं हो रहा बॉडी को, तो ये डेथ की तरफ ले जाती है, और बच्चों में भी ये कॉमन होती है। मेल न्यूट्रिशन इज़ मोस्ट प्रिवेलेंट इन बलूचिस्तान वेयर ओनली नॉर्मल नरिश चिल्ड्रन कितने हैं, ओनली 27% चिल्ड्रन हैं। और NWFP में अगर देखें तो देयर आर 31%, और सिंध में 36% हैं, और इवन पंजाब में 49% जो हैं वो देखने को मिलते हैं नॉर्मली जितने नरिश बच्चे हैं, वरना मेल न्यूट्रिशन की सिचुएशन पाई जाती है। और अगर हम मदर्स में देखें तो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं उनमें आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया 45% उसमें एनीमिक होती हैं, और 66 मदर्स जो है जिनकी एज ओवर 45 इयर्स होती है वो उसमें ये बीमारी पाई जाती है। तो गवर्नमेंट हैज़ टेकन इनिशिएटिव टू एलिविएट न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, इसको कम करने के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे आयोडाइज सॉल्ट है, एंड एडिशन ऑफ विटामिन ए एंड डी टू वेजिटेबल घी। हम जो ऑयल्स लेते हैं उसमें मैंने आपको बताया था पहले भी कि वो फैट सॉल्युबल विटामिन से फोर्टिफाइड होता है। और आयरन डेफिशिएंसी को वो कैसे कम करते हैं कि आयरन जो है वो फोर्टिफाइड फ्लावर जो है वो अवेलेबल होता है, आटे में डाला जाता है ताकि आप इसकी कमी जो है वो ना होने पाए। तो अंडर न्यूट्रिशन की हमें क्या, न्यूट्रिशन की वजह से हमें क्या प्रॉब्लम्स होते हैं ज़्यादातर, कि इम्यूनिटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, और फिर हम इन्फेक्शन से और हमें मतलब हम बॉडी रेजिस्ट नहीं कर पाती। जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिचुएशन है वर्ल्ड वाइड है, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसमें जो एक बीमारी
इस बीमारी की वजह से जो फैली हुई है। तो अगर हम अंडर नरिश्ड होंगे तो क्या होगा कि हम रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे इस बीमारी को। इसके अलावा अंडर न्यूट्रिशन वेट लॉस का भी बायस बनती है, ग्रोथ पोर होती है, ठीक है। और इसके अलावा ये कि फ़र्दर बीमारियां भी हमलावर होना शुरू हो जाती हैं। जब बॉडी वीक नज़र आती है तो जरासीम भी हमलावर होते हैं और बहुत सी बीमारियां जो हैं हमारी, जब इम्यूनिटी कम हो गई तो बहुत सी बीमारियां हमलावर हो जाती हैं। तो ये बहुत अहम इशू है मेल न्यूट्रिशन का। पाकिस्तान में इसकी स्टेट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और बाज़ औक़ात ये होता है कि आप वेल टू डू फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है और उसकी वजह से आप अच्छी ग़िज़ा नहीं खा रहे होते या ख़ुद को नेगलेक्ट कर रहे होते हैं, स्पेशली फ़ीमेल्स में भी, कि वो ख़ुद को नेगलेक्ट कर रही होती हैं और फिर ग्रेजुअली वो मेल नरिश्ड हो जाती हैं। उनकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी नहीं रहती और वो बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। तो इसके लिए नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है कि ना आप ओवर नरिश्ड हो ना अंडर हो, बल्कि आप बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें। तमाम ग़िज़ाई अज्जा को कोशिश करें कि अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करें, फूड ग्रुप्स का चुनाव करें। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपकी बेस्ट मील प्लानिंग जो है वो होनी चाहिए। तो डाइट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वी शुड यूज़ हेल्दी डाइट। हमें हेल्दी डाइट अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करनी चाहिए। तो अगर हम इसका नॉलेज प्रॉपर नहीं लेते तो क्या होगा कि हम बीमारी में मुब्तला होना शुरू हो जाएंगे। तो मील प्लानिंग फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें जानना इसके बारे में इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम जो है वो हेल्दी फूड का चुनाव कर सकें। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं उसमें सबसे पहले ये कि जो आपकी फैमिली की न्यूट्रिशनल नीड्स हैं और इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि आपके फैमिली मेम्बर्स कौन सी ग़िज़ाओं को खाना पसंद कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे, और फैमिली की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम ये प्लानिंग करेंगे तो गुड हेल्थ की तरफ हम जाएंगे। इसके अलावा choice of food is influenced by one's health aspects, कि आपकी जो चॉइसेस हैं फूड की सिलेक्शन में, जब फूड ग्रुप्स में से आप फूड को चॉइस करते हो तो फिर आपकी जो बहुत सी चीज़ें जो चॉइसेस हैं वो किस पे मैटर करेंगी। आपकी हेल्थ एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या सिचुएशन है, सोशल लाइफ कैसी है, कल्चर बैकग्राउंड है, रिलीजियस बिलीव्स कैसे हैं, जोग्राफिकल लोकेशन कैसी है, यानी आप जो है वो आपकी क्लाइमेट वार्म है, कोल्ड है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ़ पर्टिकुलर फूड आइटम्स भी बहुत ज़रूरी है कि आया वो आपको मुहैया हो सकता है जो आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कि नहीं है। इसमें सोशो इकोनॉमिक लेवल है आपका, और इसके अलावा क्या है कि वो एरियाज़ जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी मुमकिन है कि नहीं है। इन्फेंट्स को अगर हम देखते हैं तो दे शो अ नेचुरल एबिलिटी टू सेलेक्ट फूड्स नीडेड बाय देयर बॉडी, कि उनमें एक नेचुरली एक एबिलिटी होती है कि वो उस फूड को ही चूज़ करते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। जैसे बिलफर्ज अगर उनमें हम अगर सिर्फ ये देखें कि पानी की कमी, तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा, और अगर कोई समझदार माएँ हैं तो उनको इस चीज़ की समझ आएगी कि बच्चा ज़रूर नहीं कि मिल्क के लिए ही रो रहा है या उसको फूड चाहिए, बल्कि उसकी रीज़न और भी हो सकती हैं। तो अगर उसको प्रॉपर्ली पानी दिया जाएगा तो बच्चे में फिर डेफिशिएंसी इसकी नहीं होती, पानी की कमी नहीं हो पाती। इसी तरह से बच्चों को जब डिफरेंट फूड्स दिए जाते हैं तो वो ज़्यादातर उसी फूड की सिलेक्शन करते हैं अमूमन कि जिनकी उनकी बॉडी को नीड होती है। लेकिन ये एटीट्यूड लॉस्ट कहाँ होता है, जब चाइल्ड ग्रो अप हो जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर उसका ये वाला एटीट्यूड कम हो जाता है। अब बेनिफिट्स क्या होंगे। डेवलपिंग गुड ईटिंग हैबिट्स बेनिफिट्स अ पर्सन इन द लॉन्ग रन, के जैसे आपने सुना होगा कि आपकी मदर्स कहती हैं
कि इस एज का खाया हुआ जो है वो आपको बुढ़ापे में उसका पता चलेगा। कि जब आपकी एक डाइट जो आपकी हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स, वो बहुत अच्छी हैं, तो फिर जब एजिंग होगी, जब आपकी उम्र ज़्यादा होगी, तो फिर आपके अंदर इम्यूनिटी रहेगी, आप अच्छी हेल्दी जो है लाइफ इंजॉय कर सकेंगे। उसमें कुछ गाइडलाइंस हैं एंड वी शुड नो अबाउट देम। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक सिलेक्शन फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स इन द रिकमेंडेड क्वांटिटीज़, के जो रिक्वायरमेंट्स हैं एज वाइज, कितने % प्रोटीन होनी चाहिए, कितने % फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब चीज़ें। तो कोशिश करें कि जो फूड ग्रुप्स हैं उसमें से आप सिलेक्शन करें, तमाम फूड ग्रुप्स को आप सेलेक्ट करें। एंड इंक्लूड फूड फ्रॉम ऑल द बेसिक फूड ग्रुप्स एवरी डे। हर दिन आप कोशिश करें कि जो आपकी बेसिक फूड ग्रुप्स हैं उसमें से आपने फूड सेलेक्ट किया हुआ हो। और ये भी नहीं कि एक मील टाइम में बस एक ही ग्रुप में से आपने सेलेक्ट करना है, बल्कि एक मील टाइम यानी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसमें कोशिश करनी है कि आपने, इसके अलावा मिड टाइम्स भी हैं आपके, तो आपने कोशिश करनी है कि तमाम फूड ग्रुप्स में से आप कोई ना कोई ग़िज़ा ज़रूर सेलेक्ट करें और चेंज करके सेलेक्ट करें हर मील टाइम पे। So different foods in each group may be swapped to provide variety and proper nourishment। के अब बता रही हूँ मैं आपको कि आप कोशिश करें कि डिफरेंट फूड्स को सेलेक्ट करें। सेम जैसे कार्बोहाइड्रेट को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट वाले ग्रुप को, तो आपने क्या करना है कि राइस ही नहीं लेने तीनों टाइम, बल्कि दलिया है, सीरियल्स जो हैं हमारी, और होल आपकी पल्सेस हैं, यानी मुकम्मल फॉर्म में पल्सेस हों वो। और इसके अलावा ये है कि आपका जो डिफरेंट आपके सीरियल्स में से आटा का इस्तेमाल करते हैं, आप चपाती लेते हैं, तो ये चीज़ें आपने चेंज करके लेनी है तमाम मील टाइम्स में। जो चीज़ पसंद है सिर्फ उसी को नहीं लेना, बल्कि कोशिश करनी है कि दूसरी चीज़ों को, दूसरे फूड आइटम्स को भी सिलेक्ट किया जाए। इंक्लूड एट लीस्ट 1 फूड फ्रॉम मिल्क ग्रुप इन ईच मील। तमाम मील टाइमिंग्स पे कोशिश करें कि मिल्क ग्रुप को ज़रूर सेलेक्ट करें, बिकॉज एट द एज ऑफ 30 आपकी बॉडी के अंदर डिपॉज़िट नहीं होता कैल्शियम, आपको डेली बेसिस पे लेना होता है। तो कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, और कैल्शियम का बेस्ट सोर्स मिल्क है। तो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स आपको कोशिश करें कि तमाम मील टाइम्स पे लें, यानी शेक्स की फॉर्म में ले सकते हैं, मिल्क की बनी हुई कोई चीज़ ले सकते हैं, जैसे आपके डिज़र्ट्स हैं आप उनको ले सकते हैं। अच्छा, फिर दही है, रायता है, लस्सी है, तो इस तरह से कोशिश करें कि मिल्क प्रोडक्ट्स को आप लाजमन अपने हर मील टाइम पे इस्तेमाल करें। इसके अलावा यूज़ वेजिटेबल्स, स्पेशली लीफ़ी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है, न्यूट्रिशन होती है, जैसे आयरन काफ़ी पाया जाता है इसके अंदर। ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स में स्पेशली सबसे ज़्यादा आयरन जो है वो मेथी में होता है, तो और भी इसके विटामिन्स एंड मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। तो ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल जो है वो बहुत अच्छी सिलेक्शन है। फ्रॉम सीरियल ग्रुप कोशिश करें कि 75% जो है वो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट आप को वहाँ से मिले, उससे ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए। यानी यही नहीं कि आप सिर्फ सीरियल्स का ही इस्तेमाल करें, तो एक हद है, उस 75% से ज़्यादा जो है वो आप वहाँ से नहीं लेंगे एनर्जी रिक्वायरमेंट। टोटल कैलोरीज फ्रॉम फैट एंड शुगर शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ द रिक्वायर्ड, कि जो 20% जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे 20% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, कि नहीं बढ़ना चाहिए। क्या चीज़ कि आप फ़ैट और शुगर से कैलोरीज़ ले रहे हो, आप और सोर्सेज से लो, तो 20% उसकी हद है, उससे बढ़ना नहीं चाहिए। इसके अलावा रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लाइक शुगर जो है उसको कोशिश करें कि जितना आप अवॉइड कर सकते हैं करें। ये एक तरह से फर्टिलाइज़र होता है फॉर कैंसर। तो शुगर, ये मतलब एक अथेंटिक बात मैं आपसे कह रही हूँ, और डॉक्टर्स इवन ये चीज़ कहते हैं कि शुगर को वो मना करते हैं कि शुगर का इस्तेमाल नहीं करें, ये जस्ट लाइक अ फर्टिलाइज़र।
तो इसको आप, एक बहुत रिफ़ाइंड फॉर्म है, कोशिश करें कि आप जो देसी चीज़ें हैं उनकी तरफ आएँ। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल पहले भी दी थी कि शक्कर, गुड़ वग़ैरह इनका इस्तेमाल करें एज़ कम्पेयर टू शुगर। शुगर को बहुत मिनिमाइज़ करें, मतलब 5% से उसको बिलो ही रखें, 5% से ज़्यादा वहाँ से कैलोरीज़ ना लें। ईच मील शुड हैव एट लीस्ट 3 ऑफ द 6 बेसिक फूड ग्रुप्स, कि जो आपको मैंने फूड ग्रुप्स बताए थे उसमें अगर आपको कुछ याद हो, पिरामिड में बताया गया था कि तकरीबन 6 ग्रुप्स दिखाए गए थे, यानी मिल्क ग्रुप, मीट ग्रुप, और इसके अलावा आपका वेजिटेबल था, फ्रूट, 4 ये हो गए, और एक आपका सीरियल था 5, और एक उन्होंने टॉप पे बताया था और स्पेरिंगली यूज़ करने का कहा था। वो क्या था आपका, शुगर और ऑयल्स थे कि वो कभी कभार और बहुत कम आप उसको इस्तेमाल करेंगे। तो वैसे देखा जाए तो बेसिकली 3 ग्रुप्स मैंने कहा था, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 ग्रुप्स बनते हैं, लेकिन अगर हम उसको यूज़ के हिसाब से देखें तो 6 ग्रुप्स जो हैं वो आपको बताए गए थे। तो अगर उसमें से एटलीस्ट आपने 3 ग्रुप्स को तो ज़रूर यूज़ करना है, ठीक है। और जो है प्रोटीन का इस्तेमाल लाजमन होना चाहिए हर मील में, और इसी तरह से मैंने आपको बताया कि मिल्क का इस्तेमाल भी हर मील टाइम पे लाजमन होना चाहिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। तो उसको सर्विंग भी बताई थी आपको कि कितनी सर्विंग एक दिन में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ये है कि जो प्लानिंग होनी चाहिए वो शुड डन विद अ लो बजट, और कोशिश क्या होगी इसमें, स्मार्ट काम यही है कि आप बहुत सफिशेंट और जो आपका फुल ऑफ न्यूट्रिशन आपकी जो बैलेंस फूड है वो आप लें, लेकिन कोशिश करें कि लो बजट में हो। वो कैसे कर सकते हैं कि आप सीजनल फूड्स की तरफ आएँ। ये नहीं कि बिल्कुल पीक पे बहुत कॉस्टली फूड है तो आप वही लें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स नहीं, बल्कि कोशिश करें कि वी शुड सेलेक्ट सीजनल फूड। We should consider family taste, desires and health problems, कि उस फैमिली में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हैं या उससे में जो लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके जो जो प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स, उससे रिलेटेड आप डाइट के इस्तेमाल से उस प्रॉब्लम को कवर करने की कोशिश करें। यानी पिल्स की निस्बत जो हेल्थ डाइट है वो आपके इस प्रॉब्लम को उससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। जो बेसिक नीड्स हैं ऑफ ऑल द पीपल आर ऑलमोस्ट सेम। द क्वांटिटी, टेस्ट एंड टेक्सचर में बी ऑल्टर्ड फॉर इंडिविजुअल्स, के डिफरेंट लोगों की जो है टेस्ट डिफरेंट हो सकता है, उनके टेक्सचर की चॉइस डिफरेंट हो सकती है, जैसे ओल्ड पीपल हैं वो। लेकिन अगर हम नॉर्मल बात करें तो तकरीबन जो एक एज ग्रुप के लोग होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स सेम होती हैं। मोर मिल्क इज़ नीडेड फॉर चिल्ड्रन एज़ कम्पेयर टू अडल्ट, के अगर हम देखा जाए तो अडल्ट की निस्बत चिल्ड्रन जो होते हैं उनको दूध की ज़्यादा मकदार की ज़रूरत होती है, और स्मॉल चिल्ड्रन रिक्वायर लेस फूड दैन एडल्ट्स, के बड़ों की निस्बत जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें फ़ूड की कम ज़रूरत होती है। यानी एज मैटर कर रही होती है इसमें, आपका वो एज ग्रुप मैटर कर रहा होता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके अलावा ये है कि सेलेक्ट करें आप लो फैट इंग्रेडिएंट्स को, कि वो इंग्रेडिएंट्स जिसके अंदर आपका आपका फ़ैट कम हो, उनकी सिलेक्शन करें। अगर आप वेट लॉस चाह रहे होते हैं, आप चाह रहे होते हैं कि हमारा वज़न मेंटेन रहे। इसके अलावा ये कि कोशिश करें कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और अगर आपको याद होगा हम सर्विंग साइज़ की बात करें तो वेजिटेबल का साइज़ ज़्यादा रखने का रिकमेंड किया जाता है। एक्चुअल में गुड मील प्लानिंग इज़ साइंस एंड एन आर्ट बोथ, ये बोथ रोल प्ले कर रहे होते हैं। साइंस कैसे हम इसको कह सकते हैं कि अगर हम नरिश्ड फूड ले रहे हैं तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस, और अगर हम कंबाइन कर रहे हैं न्यूट्रिशियस फूड को इनटू मील्स, किस वे में, अट्रैक्टिव वे में, एपिटाइजिंग में, सेटिस्फाइंग वे में, तो ये एक आर्ट है। यानी उसकी लुक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसका फ्लेवर, ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी कि हमें भूख कितनी, हमारी एपिटाइट को इफ़ेक्ट करेंगी। और क्या होगा
कि ये एक ऐसा आर्ट है, इसीलिए तो आए दिन नए नए इस पे काम होता है कि जैसे सैलड डेकोरेशन है या रेसिपीज़ को चेंज किया जाता है हर बंदे के टेस्ट के हिसाब से। तो ये एक फ़न है। तो अगर हम कंसिडर करेंगे उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू की बेस पे फूड को, तो वो एक साइंस कहलाएगी। और अगर यानी कि आप उसकी ग़िज़ाइयत की तरफ जा रहे हैं, और अगर आप उसकी प्रेजेंटेशन, उसके फ्लेवर, उसकी टेस्ट की तरफ देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आर्ट के उसमें ज़िम्मे में आएंगी। तो बहुत फंक्शंस हम इसमें हम मील प्लानिंग जो है वो बहुत रोल प्ले करती है। और देयर शुड बी अ वैरायटी इन द डाइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैरायटी को हम किस तरह कह सकते हैं, जैसे ये कि सॉफ्ट डाइट भी उसके अंदर हो, मतलब क्रिस्पी भी हो, हार्ड भी हो। कैसे इसको देखेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मील खाना को प्रेजेंट किया गया है और उस खाने के अंदर राइस हैं, ठीक है। राइस के साथ आप देखें कि चटनियाँ हैं, डिफरेंट चटनियों से हम कर सकते हैं, अचार है, तो ये डिफरेंट वैरायटी उसके अंदर हो। इसके अलावा सैलड्स हैं, तो इसके अलावा उसमें कबाब है, यानी डिफरेंट टेक्सचर है हर चीज़ का, और उसका कलर डिफरेंट है, तो वैरायटी ज़रूर होनी चाहिए। और इस वैरायटी को आप यूँ भी कह सकते हैं कि मीठी चीज़ भी हो, नमकीन भी हो, क्रिस्पी भी हो, ये भी उसके अंदर टेस्ट होना, ये सब वैरायटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। जिस चीज़ को हमें कंसीडर करना चाहिए बेसिकली, वो क्या हो सकती है, वो आपकी रिलीजियस और आपकी सोशल कस्टम्स जो हैं उसको हम बहुत ज़्यादा कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक एरिया में, जैसे देहात में रहने वाले लोग हैं, वो कभी भी सूप्स को लाइक नहीं करेंगे। वो कभी भी रेसिपी उनकी जो एक चला आ रहा है, कस्टम चला आ रहा है, एक जो रवायती तरीके से खाना पक रहा है, उससे हट के अगर आप रेसिपी उनको देंगे, रेसिपी से बनी हुई चीज़ उनको खिलाएंगे, तो वो उन्हें पसंद नहीं आएगी। इसी तरह से सिटीज़ का वो हाल है कि उन्हें टेस्ट मतलब डिफरेंट होता है। तो जो कस्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। उसके अलावा आपके जो रिलीजियस जो आपकी कस्टम्स हैं, मतलब सोशल कस्टम्स एंड रिलीजियस, ये दोनों बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। इसके अलावा आपके पर्सनल चॉइसेस क्या हैं, ठीक है। तो जैसे अच्छा, इसके अलावा सिचुएशन, फॉर एग्ज़ाम्पल जो वर्किंग वुमेन हैं, उनको एक ऐसा मील प्लानिंग के लिए ऐसा उन्हें मतलब ऐसा खाना उनको चाहिए होता है कि जिसमें टाइम जो है उसको कुक करने के लिए, उसको खाने के लिए जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड ना हो, ठीक है। और लेकिन ये है कि वो एनर्जी की जो नीड्स हैं वो पूरी कर रहा हो। तो इसमें फैमिली बजट मस्ट ऑल्सो बी कंसीडर्ड, उसको भी देखना चाहिए। इसमें मील दैट सेव फ्यूल कॉस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड, कोशिश करें कि ऐसा मील जिसकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो रहा हो उसको अवॉइड किया जाए, उसका कोई ऑल्टरनेट ढूंढा जाए। तो अब अगर हम मील प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने बजट को, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ एंड में, कि बजट डिवीज़न जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप में से कुछ बच्चों ने इंटर में पढ़ा हुआ है, ये ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो उसमें उन्होंने देखा होगा कि बजट की प्लानिंग थी, तो उसमें डिफरेंट पोर्शंस बनाए गए थे कि फ़ूड की मद में कितना हो, और लिबास और इस तरह रिहाइश, इस तरह से डिफरेंट उसके पोर्शन थे बजट के। तो अगर आपका फ़ूड का बजट आपने बनाया है कि इतने % आपकी जो इनकम है उसका आपने फ़ूड पे स्पेंड करना है, तो उसमें आप पोर्शंस बनाएं इस तरह से कि 20% ऑफ द एलोकेटेड बजट बी स्पेंट ऑन सीरियल्स and their products, 20% on fruits and vegetables, 25% on meat, fish, eggs, poultry, यानी 25% मीन्स कि प्रोटीन से पोर्शन ज़्यादा जा रहा है, एंड 20% ऑन मिल्क एंड देयर प्रोडक्ट्स, एंड 15% ऑन फैट्स एंड स्वीट्स। ये भी, इसको भी आप किसी और में मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बजट एलोकेट होना चाहिए, और हम यहीं पे मार खाते हैं कि हम डिफरेंट फूड ग्रुप्स के लिए बजट एलोकेट नहीं करते, मखसूस नहीं करते, और हम चंद इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते, चंद हम न्यूट्रिएंट्स को ही यूज़ कर रहे होते हैं, या चंद फूड ग्रुप्स को ही यूज़ कर रहे होते हैं, तमाम को नहीं कर रहे होते। तो हमें ये ज़रूर एलोकेट करना चाहिए, हमें ये ज़रूर
इसको लिए मखसूस करना चाहिए अपना बजट। तो इसमें एक्सचेंज लिस्ट को भी आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर एक चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मटन अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो आप उसकी जगह बीफ को इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आप फ्रूट्स अफोर्ड नहीं कर रहे तो उसकी जगह आप यू शुड टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए और हमें ज़्यादा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जहन में होनी चाहिए जब हम मील प्लानिंग करेंगे। और जब मील प्लानिंग करेंगे उसमें फूड ग्रुप्स को सारों को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम न्यूट्रिशन की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हम हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। दैट्स ऑल। अस्सलाम वालेकुम।